4 अमीर देवरानियों ने कराई विधवा जेठानी की दूसरी शादी। आहा, बहुत हो गई है पढ़ाई, अब तो मुझे भूख लग रही है, लेकिन अभी आर्ट की क्लास भी तो लेनी है मुझे। ओहो, अरे निखिल। सीता, सीता आ जाओ, कुछ खाने को चलते हैं। आ रही हूँ। सीता ने निखिल की बात को सुना, जिसके बाद सीता निखिल के पास चली गई और तुम आज कॉलेज आए हो, तुम मुझे बताया क्यों नहीं? सोचा कि तुम्हें सरप्राइज कर दूं। अच्छा, आज ना मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, चलो ना कुछ अच्छा सा चलकर खाते हैं, बड़ी भूख लगी है। ठीक है, चलो खाते हैं। वैसे अभी मेरी ड्राइंग की क्लास का टाइम था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं आज वो क्लास छोड़ रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ। तुम्हें क्लास नहीं छोड़ सकती मेरे लिए। चलो क्लास को छोड़ो, हम चलते हैं। निखिल ऐसे ही बात करके सीता को अपने साथ कॉलेज के बाहर वाले एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर बैठकर वो दोनों पिज्जा खाने लगे। ये मेरा फेवरेट पिज्जा है, सच्ची। ऐसे ही रहो तुम, ये पिज्जा खाते हुए बड़ी ही क्यूट लग रही हो। ऐसे ही रहना, मैं तुम्हारी फोटो ले रहा हूँ। निखिल ने ऐसा बोलकर सीता की फोटो ले ली, जिसको वो प्यार से देखने लगा। निखिल और सीता दोनों ही कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते थे और उनका काफी वक्त से रिलेशनशिप चल रहा था। वो दोनों ऐसे ही कॉलेज में एक दूसरे से छिप छिप कर मिलते थे और दोनों के ही घर वालों में से किसी को भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। ऐसे ही आज भी निखिल और सीता ने साथ साथ काफी कुछ खाया, जिसके बाद निखिल सीता को आइसक्रीम खिलाने को ले गया। और कैसी है ये आइसक्रीम? तो अच्छी ही होती है, लेकिन तुमने दिलवाई है तो बेस्ट है। अच्छा, वैसे सीता ये बताओ कि तुमने अपने घर में बात की है या फिर नहीं? नहीं निखिल, अभी मैंने कुछ बात नहीं की। मैं चाहकर भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। देखो सीता, एक दिन तो इसे डर पर काबू करके हमें अपने घर वालों को सब बताना ही तो है ना, तो बस इस काम में देरी नहीं करते हैं। ये क्या? ये तो सीता दीदी है, वो भी एक लड़के के साथ। लेकिन दीदी घर से तो बोलकर निकली थी कि वो कॉलेज जा रही है, तो ये है कॉलेज। आओ बहना, तुम घर आओ, आज तो घर पर तुम्हारा अच्छा स्वागत होगा। सीता की बहन सिया ने सीता को निखिल के साथ देख लिया, जिसके बाद घर जाकर उसने अपने माँ बाप को सब बता दिया। कुछ ही देर के बाद जब सीता घर में आई तो मैं घर आ गई माँ। आ गई तू? कहाँ से आ रही है? माँ, वो मैं कॉलेज ही तो गई थी, आपको बताया तो था। कॉलेज गई थी तो? हाँ, क्या हो गया माँ? मन तो कर रहा है कि मैं भी तुझे मारूं, लेकिन बस क्या करूं, बेटी है तू, मार भी नहीं सकता हूँ। माँ, बाबा, हुआ क्या है? मजा आया दीदी आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाने में? बता कौन है वो लड़का, और आइंदा कभी अगर मैंने तेरी ऐसी कोई शिकायत सुनी ना सीता, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बता कौन है आखिर वो लड़का? अपनी माँ और बहन की बातें सुनकर सीता ने रोते हुए सब सच बता दिया। और निखिल का सच सुनने के बाद, तू उस महेश के बेटे निखिल से प्यार करती है, वही महेश जिसने तेरे बाप की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हमें धक्के मार कर घर से भगाया था। बोल। बाबा, वो महेश निखिल के बाबा थे, जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की। वो आप बड़े लोगों का मसला था। उस वक्त ना मैं इस दुनिया में थी, ना ही निखिल, तो उससे अब क्या दुश्मनी। अगर उस निखिल का नाम मैंने तेरे मुंह पर दोबारा से सुना तो मैं तेरी जुबान बाहर खींच लूंगा, समझी? उस लड़की से तेरी शादी नहीं होगी, और दोबारा अगर ये बात मेरे सामने आई तो अच्छा नहीं होगा। देख सीता, तूने उससे प्यार किया, बस अब उस प्यार को यहीं खत्म कर दे, क्योंकि इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है। और अगर तूने हमारे खिलाफ जाकर उस दुश्मन के बेटे से शादी की ना, तो तू अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखेगी, समझी? अपनी माँ और बाप की बात को सुनकर सीता बेबस हो गई। अब ना तो उसकी शादी उसके घर वाले निखिल से करवाते, क्योंकि उसके और निखिल के खानदान में एक पुरानी दुश्मनी की रेखा थी, और ना ही वो खुद निखिल से शादी कर सकती थी। लाचार होकर सीता ने कमरे में जाकर निखिल से आखिरी बात की, जहाँ उसके माँ बाप भी मौजूद थे। कह दे उससे कि आइंदा कभी तेरा नाम भी न लेने का सोचे। सब खत्म हो गया निखिल। ला इधर दे। अरे ओ सुन, आइंदा अगर मेरी बेटी की तरफ को नजर भी डाली ना, तो तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा। हेलो हेलो, अरे फोन काट दिया, दोबारा करता हूँ। ये क्या, मेरा तो नंबर अभी जा ही नहीं रहा सीता के फोन तक। मुझे तो लगता है सीता के बताए बिना ही उसके घर में शायद सभी को हमारे बारे में पता चल गया है। कौन सीता, और क्या पता चल गया है? माँ, मैं आपसे और सच नहीं छिपा सकता हूँ। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, जो सीता है, किशोर राठौड़ की बेटी। किशोर राठौर की बेटी? गायत्री निखिल की बात को सुनकर चौंक गई, और निखिल ने अपने परिवार को सब बता दिया, जिसके बाद, आर यू मैड बेटा? वो लड़की हमारे दुश्मन की बेटी है, और दूसरा, ना उसकी औकात इतनी है ना उसकी हैसियत। वो होती कौन है तुम्हारे साइड में खड़ी होकर तुम्हें अपना पति बोलने वाली? बाबा, उसकी औकात और उसके बारे में आप कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ज्यादा चिल्लाओ नहीं भाई।
अब तो मुझे बताएगी। अच्छा, मेरी बात को सुनो। मैं अभी तो तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ निखिल। वो लड़की हमारे लिए सही नहीं है बस। और तुम उससे शादी नहीं करोगे। तुम बिजनेस वगैरह पर ध्यान दो और पहले करियर बनाओ, उसके बाद शादी भी कर लेना। दिखाई दे रहा है कि यहाँ सभी को मेरी कितनी परवाह है और क्या है। ठीक है, आप बताइए करियर, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। निखिल ऐसा बोलकर अपने घर से अपने दोस्तों में निकल गया, जहाँ अरे घर वाले राजी नहीं है तो उसे भगा कर शादी कर ले। मैं तो कर लूं, लेकिन वो नहीं मानेगी। अरे बस, तेरी तो लव स्टोरी का तो राम नाम सत्य हो गया। चलिए शराब पी ले, ये बेचैन दिल को बड़ी राहत देती है। निखिल के दोस्तों ने उसे शराब पिला दी, जिसके बाद निखिल को अपना होश नहीं रहा। वहीं सीता को रोते रोते अपना होश नहीं था। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर गए। अब सीता के माँ बाप ने उसकी पढ़ाई वगैरह सब छुड़वा दिया था और अब बस वो जल्दी से जल्दी सीता की शादी करवाना चाहते थे, जिसके लिए वो लड़का देख रहे थे। किशोर जी, ये लड़का देखिए, अच्छा लग रहा है, घर बार भी अच्छा है, पंडित जी ठीक ही बता रहे हैं। ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसका काम भी विदेशों तक है और देखने दिखाने लायक है। ठीक है, आप इसे सीता की बात कीजिए। एक बार अगर हम सीता से पूछ लेते। सीता से पूछने का क्या फायदा, मैं उससे नहीं पूछूंगा। ये फैसला उसकी जिंदगी का हम लोग ही करेंगे। किशोर की बात को सुनकर जमुना चुप हो गई और पंडित जी लड़के वालों से बात पक्की करने के लिए उनके घर चले गए। अब पंडित जी गए ही थे कि महेश, गायत्री और कल्याणी निखिल के साथ जमुना किशोर के घर आई। अरे, इतने वक्त के बाद देखकर पहचान तो लिया ना? इस शक्ल को तो ताउम्र नहीं भूलूंगा मैं भी नहीं भूलूंगा एक गद्दार की शक्ल को। लेकिन खैर, यहाँ मैं अपने बेटे के बारे में बात करने को आया हूँ। निखिल। सीता ने निखिल का परिवार और निखिल को देख लिया था, जिसके बाद वो ऊपर से तेजी से आई और निखिल। रो नहीं सीता। सिया, इसको अंदर लेकर जा। जमुना ने सीता को घर के अंदर को भेज दिया, जिसके बाद दोनों परिवारों में बात हुई और अगर आप अपने बेटी को लेकर यहाँ कोई बात करने को आए हैं तो चले जाइए, क्योंकि इस घर से आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। कोई रिश्ता रखना भी नहीं है बहन। किसने कहा है कि हम तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने को आए हैं? हम तो तुम्हें ये बताने आए थे कि अपनी बेटी को जरा हमारे बेटे से ही दूर रखना। हमारी बेटी की शादी पक्की हो गई है, इसलिए अपनी बेटी को संभाल कर रखिएगा, समझ आया? चलो बस, हमारी बात हो गई। अरे पर लेकिन माँ बाबा सुनिए तो सही। निखिल ने महेश को और अपनी माँ को खूब ही रोका, लेकिन वो नहीं रुके। अब निखिल और सीता दोनों को यकीन आ गया था कि अब उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए सीता ने सब्र का दामन थामा और निखिल ने नशे का। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर गए और इन दिनों ना निखिल ने सीता से बात की और ना ही सीता ने निखिल से। और आज के दिन सीता की शादी हो रही थी। बहुत खुश होगी ना तू आज सिया कि मेरी शादी है, तेरी दुश्मन की शादी। और जिस अग्नि को साक्षी मानकर मुझे फेरे लेने हैं, वही अग्नि मुझे ऐसे लगेगी कि जैसे मेरी चिता जलाई जा रही है। क्यों, है ना? गलत काम करोगी तो अच्छा सिला नहीं मिलेगा, समझ आया? अब चलो नीचे, पंडित जी बुला रहे हैं। सीता सिया को अपने साथ नीचे ले आई, जहाँ फेरों का मंडप सजा हुआ था। मंडप में 4 दुल्हन और थी, जिसमें सीता के साथ उसी ही घर में शादी हो रही थी। लेकिन सीता सबसे बड़ी बहू बनने वाली थी। आ गई मेरी बहू तो तैयार होकर। बहू यहाँ बैठ जा। पंडित जी मंत्र पढ़वाना शुरू कीजिए। शारदा के बोलने पर शादी के मंत्र गूंजना शुरू हो गए और उधर दूसरी तरफ निखिल। ला, 1 गिलास और दे। नहीं निखिल, इतनी शराब एक ही बार में पीना सही नहीं है। शराब दे, नहीं तो इस शीशे की बोतल तेरे सर पर फोड़ दूंगा मैं। निखिल अपने दोस्त के साथ बस ड्रिंक किए जा रहा था। कुछ ही देर के बाद सीता का विवाह संजय नाम के लड़के से संपन्न हो गया और हो गई मेरी शादी, और नहीं हो पाई मैं उसकी जिसका होना चाहती थी। लेकिन कोई बात नहीं है, अब जो मेरा परिवार है मुझे उसके साथ जीना है। सीता ने ऐसे ही अपने दिल को समझा लिया, जिसके बाद वो अपने परिवार वालों से विदा लेकर अपने घर ससुराल आ गई। सीता के साथ उसके 4 देवरों की भी शादी हो गई थी, जिससे कि उसके साथ साथ उसकी 4 देवरानियां भी आईं। अभी सारी ये बहुएं गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थी। अभी तक तो हम बस 8 लोग ही इस घर के अंदर रहते थे, लेकिन अब बहुएं भी आ गई हैं तो परिवार कितना बड़ा हो गया है। परिवार बड़ा नहीं हुआ है, यूं कहिए कि परिवार पूरा हो गया है। जिस दिन इन बेटों को पैदा किया था, समझो एक एक बेटी को भी जन्म दे दिया था मैंने, जो अब मेरे पास है। आ जाओ बहुओं, मैंने तुम्हारे लिए ये चावल के कलश रख दिए हैं, तो तुम इन्हें गिराते हुए अंदर आ जाओ। शारदा की बात को सुनकर सभी बहुएं अंदर आ गई, बस सिवाय सीता के। अरे भाभी, आप क्यों अंदर नहीं आई? कुछ भी नहीं, आती हूँ। भाभी, लगता है कि अपने परिवार वालों को मिस कर रही हैं। भाभी, आप घर में तो आ जाओ, आपको हम इतना खुश रखेंगे कि आप अपनी पिछली जिंदगी को तो भूल ही जाओगी। काश मैं आ रही हूँ माँ जी। सीता ऐसे बोलकर घर के अंदर को आ गई, जहाँ पर शारदा, बहुएं थक गई होंगी, कितनी देर हो गई है इन्हें दरवाजे पर ही गृह प्रवेश के लिए खड़े खड़े।
बाबा रुक जाओ, मैं अपनी भाभीियों के लिए तोहफे लेकर आई हूँ। ओहो, तोहफे देखो बेटा, होगे कहीं ऐसी ननद जो अपने भाभीियों को ऐसे तोहफे दे। वीरेंद्र की बात को सुनकर बहुएं बस मुस्कुरा दी। मोना अंदर से अपनी सभी भाभीियों के लिए तोहफा ले आई। देखो भाभी, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। मेरी सबसे ज्यादा अपने संजय भाई से बनती है, वही इस घर के बड़े भी हैं, और जो सीता भाभी है ना, वो इस घर की बड़ी भाभी है, तो उनका तोहफा मैं सबसे बड़ा लाई हूँ, ठीक है ना? हम क्यों बुरा मानेंगे? जो इस घर का बड़ा है उसको तो सबसे बड़े ही तोहफे मिलने चाहिए। तारा की बात को सुनकर मोना ने अपनी भाभीियों को तोहफे दिए, जिन्हें लेकर बहुएं अपने अपने कमरे को चली गई। ऐसे ही अगली सुबह चारों देवरानियां तैयार होकर नीचे आ गईं और माँ जी नमस्ते। अरे हम तीनों तो यहाँ हैं, लेकिन हमारी जेठानियाँ कहाँ हैं? भाभी अभी कमरे में ही है, लगता है उनकी आँख नहीं खुली है। चलो उन्हें जगाने चलते हैं। नहीं, भाभी को जगाना नहीं, पता नहीं कितने बजे सोई होंगी, उन्हें सोने दो। मेघा ने भी ऐसा बोला ही था कि तभी ऊपर से सीता आ गई। उसके मुंह पर एक अजीब सी उदासी थी। नमस्ते, माँ जी कहाँ है? यहाँ है माँ जी। हाँ तो आ गई मेरी बहुएं, कितनी प्यारी लग रही है मेरी पांचों की पांचों बहुएं। वाह बहू, अपनी नजर का टीका लगा लेना। और हाँ, तुम देर नहीं करो, जाओ जाकर खाना बना लो, आज वैसे भी घर में मेहमान आने वाले हैं। माँ जी क्या बनाना है? हाँ माँ जी बता दीजिए, हम वही बना देंगे। हाँ तो बहू, तुम लोग आज छोले भटूरे, मटर कुलचा और साथ में खीर बना लो, अच्छी लगती है। खीर उसकी मनपसंद। किसकी मनपसंद बहू? कुछ नहीं माँ जी, वो सिया को पसंद है। सिर्फ सिया को नहीं, अब तुम्हारे पिया को भी पसंद है। चलो अच्छी सी खीर बनाना। आ गया मेरा बच्चा। बहू जाओ, देर नहीं करो, वरना लोग बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं। शारदा के बोलने पर उसकी बहुएं रसोई में चली गई, जहां वो खाना बनाने लगी। लेकिन सीता अभी भी अजीब सी ही सोच में डूबी सी हुई थी। पता नहीं वो कैसा होगा। भाभी बता दो जरा कि खीर में कितनी चीनी डाल दे? हाँ वो नमक एक ढक्कन। भाभी नमक नहीं चीनी, मुझे नमक की खीर थोड़ी ना बनानी है। ओहो हाँ अच्छा। क्या हुआ भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, तुम लोग खाना बनाओ, मैं मदद करवाती हूँ। सीता की बात को सुनकर बहुएं नॉर्मली खाना बनाने लगी। बेचारी सीता के अंदर जो तूफान उठ रहा था उसको बस वो ही जानती थी। ऐसे ही कुछ देर हुई और बहुओं का खाना बन गया, जिसका उन्होंने सभी को खिलाया और खूब सारी तारीफें बटोरी। मेरी बहू तो कितनी कलाकार है, अमीर घरों से बेशक आई है, लेकिन कोई भी कम नहीं है काम करने में। दीदी 4 अमीर घर से हैं, लेकिन उनकी जेठानी की जड़ें तो गरीब ही घर की हैं। खैर बहुत ही अच्छे बहू हो, मुझे तुम्हारे काम से बहुत ही खुशी हुई। ये लो तुम्हारा शगुन। खीर भटूरे और छोले सब इतने बढ़िया बने हैं कि बस क्या ही बताऊं। बस अपनी पत्नियों की तारीफ ही करोगे या उन्हें कोई तोहफा भी दोगे? बोलो। वीरेंद्र की बात को सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और ऐसे ही एक खुशी का लम्हा सीता के ससुराल में गुजरा। लेकिन फिर भी सीता का दिल खाली ही था। ऐसे ही अब शादी हुई 1 हफ्ता हो चुका था और आज के दिन पांचों ही बहुएं के पति अपने अपने काम से बाहर वापस जा रहे थे। मैं भले ही तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल के हमेशा करीब ही रहूंगा। अगर कोई भी बात हो तो बेझिझक मुझे फोन लगाना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। अरे भैया बस हो गई भाभी से बातें, अगर हो गई हो तो जाओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। संजय ने ऐसा बोलकर सीता को आखिरी बार गले लगाया, जिसके बाद वो अपने काम पर अपनी माँ बाप का आशीर्वाद लेकर वापस चला गया। बहुएं भी बस अपने अपने पतियों को देखती रह गई। पतियों के जाने के बाद सभी बहुएं काम में लग गई थी। सीता भाभी कहाँ है? वो शायद बालकनी में है। नहीं वो बालकनी में नहीं है, वो तो पौधे को पानी दे रही है। ठीक है, मैं वही जाकर उनसे बात करती हूँ। एक अरसा हो गया है तुम्हें देखे हुए। बस भगवान तुम्हें जहाँ भी रखे खुशी रखे। मुझे तो इतना प्यारा परिवार मिल ही गया है। बस निखिल अब तुम भी खुश रहना। भाभी किसके बारे में बात कर रही है? कौन है ये इंसान? ये तो वो ये मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। अच्छा भाभी, आप जरा बाथरूम में आ जाओ, वहाँ हमने कपड़े धोने को रखे हुए हैं, तो बताना कि कौन से कपड़े डालने हैं और कौन से नहीं। ठीक है चलो। सीता अपनी देवरानियों की बात को सुनकर उन्हें काम समझाने को चली गई। सीता शादी के बाद भी निखिल को नहीं भूल पा रही थी। एक तरफ सीता का यह हाल था तो वहीं दूसरी तरफ निखिल। निखिल निखिल दरवाजा खोलो। बाबा रहने तो कोई फायदा नहीं है, भाई दरवाजा नहीं खोलेंगे। वो रात को भी बेहद नशे में घर आए थे। हमने पता नहीं क्यों ही जिद दिखाई, वरना करवा ही देते उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से। वैसे भी अपने बेटे को खुश देखना ही तो सब होता हमारे लिए। अब किसी ना काम का है ना दाम का है, बस सारी सारी रात नशे और आवारा कर दी और दिन को सोना। किस्मत फूटी है मेरी। सोचा था बेटा बड़ा होगा तो बिजनेस देखेगा, लेकिन बेटे ने औकात दिखाई हुई है उस दुश्मन की बेटे के लिए। और खबरदार गायत्री को, उस लड़की को बहू बनाने का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया तो
मैं दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता हूँ। निखिल पूरी तरह से खुद को बर्बाद करने पर लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सीता उसे भुलाना चाहती थी। ऐसे ही इस कहानी का सिलसिला चल रहा था, लेकिन देखना यह था कि निखिल और सीता की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी। ऐसे ही लगभग 2-4 महीने गुजर गए थे और अब सीता निखिल के सदमे से काफी उभर चुकी थी। सबब ठीक सा होता जा रहा था कि तभी एक दिन अचानक से संजय को 2 लड़के पकड़कर घर लेकर आए। क्या हो गया संजय जी, आप अचानक? भाभी जी, अभी सवाल नहीं कीजिए, बस ये बताइए कि अभी संजय भाई को कहाँ लेटाना है। इनकी हालत बड़ी सीरियस है। भैया भैया, माँ बाबा यहाँ आई हैं, जल्दी। मेघा ने सभी को बुला लिया, जिसके बाद कमरे में संजय को ले जाया गया और संजय भाई की अचानक से काम करते करते बड़ी तबीयत बिगड़ गई। तभी तो कंपनी के प्राइवेट जेट से इन्हें यहाँ ले आए हैं। डॉक्टर ने इन्हें 2 हफ्ते कम से कम बेड रेस्ट पर रहने को बोला है। ध्यान रखिएगा। ये रही इनकी टेस्ट की रिपोर्ट्स। संजय मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे, बोल। अरे कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। नहीं भाई साहब, ये रिपोर्ट तो आपकी बहुत खराब है। अरे हाँ, बस आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। संजय ने ऐसा बोलकर सभी को कमरे से भेज दिया। सीता भी जा रही थी कि संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलिए संजय जी, कुछ लाकर दूं क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी एक बात को सुन लो। जी बताइए, मैं सुन रही हूँ। मुझे माफ कर दो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। सीता, तुम्हें पता है, जब तुम जिंदगी से कुछ मांगो जो तुम्हारे जीने की वजह हो, जिसके लिए तुम जी रही हो, और तुम्हारे घर वाले वही वजह तुमसे छीन ले, तो इस लाइफ का कोई वजूद नहीं लगता, क्यों है ना? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिंदगी में मैंने कुछ भी मांगा था लेकिन नहीं मिल पाया। पता है, मैं कभी बिजनेस नहीं करना चाहता था। मेरा सपना था कि मैं एक लॉयर बनूं, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझसे बिजनेस करवाया, जिसकी वजह से मैं कठपुतली की तरह चलता रहा। और जब मुझे अपने वजूद का अंदाजा हुआ तो मैंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया ताकि उस दर्द को मैं भूल सकूं। और आज वो नशा मेरी जान पर बन गया है। मेरी रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब है, पता नहीं कब मैं यहाँ से चला जाऊं, इसलिए मुझे माफ कर देना। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ। सीता संजय की बात को सुनकर घबरा गई। बस फिर क्या था, उसने संजय का ख्याल रखना शुरू किया। हर उस तरह से ख्याल रखा जैसे कि संजय ठीक हो सकता था। वो उसे अपने हाथ से खिलाती, चलने फिरने में उसकी मदद करती। ऐसे ही दिन गुजरे, लेकिन सीता की मेहनत ने कोई रंग नहीं दिखाया। 1 हफ्ते बाद अचानक से रात में संजय को हार्ट अटैक आया और संजय ने दुनिया से विदा ले लिया। रात को ही हंसते खेलते घर में कोहराम आ गया और बड़े भैया, आप हमें इतनी जल्दी छोड़ कर क्यों चले गए? अभी तो हमने सही से जिम्मेदारी भी लेना नहीं सीखा था। भाई, मेरे भाई मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते थे। भैया उठ जाओ। मोना की तरह ही पूरा परिवार तड़प रहा था। सीता को तो अपना होश था ही नहीं, वो बस एक कोने को बैठी हुई थी। ऐसे ही सुबह तक कोहराम हुआ और सुबह को संजय की अर्थी उठ गई थी। संजय का अंतिम संस्कार होते ही मोना सीता से बोली, कैसी पत्नी हो तुम। एक सुहागन अपने सुहाग को अपनी भी उम्र लगा देती है, लेकिन तुमने तो अपने ही पति को मार डाला। लेकिन इसमें भाभी की क्या गलती है? क्यों गलती नहीं है इसकी? इसी की गलती है। ये मनहूस है, अपशगुनी है। दूर हट जाओ तुम लोग इससे, नहीं तो इसका काला साया तुम्हें भी लग जाएगा। माँ जी, ऐसे नहीं बोलो ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सीता बेचारी तड़प रही थी और उसका परिवार उसे ही संजय का कातिल बता रहा था। ऐसे ही अब संजय की मौत हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। सभी लोग थोड़े थोड़े संभल गए थे, लेकिन बेचारी सीता ही थी जो पति के सदमे, अतीत के हाथ से और परिवार के तानों से अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। ऐसे ही आज के दिन सीता रसोई में खाना बना रही थी। आज तो कुछ ऐसा बना देती हूँ जिससे सभी की भूख अच्छे से मिट जाए। हट यहाँ से मनहूस, और आइंदा इस रसोई में दिखाई न दे जाना। सही कहा मेरी बेटी ने, निकल जाए यहाँ से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी को धक्का क्यों मार रही हैं? इसको धक्का ना मारो तो क्या गले से लगाऊं? ले जाओ इसको यहाँ से, और ये मेरी रसोई में दिखाई नहीं देनी चाहिए। शारदा ने सीता को रसोई से भगा दिया था। दिल टूटी हुई सीता अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे वो मिला नहीं जिसको मैंने चाहा था, और वो भी चला गया जो मेरे लिए आया था। ऐसे ही रोते हुए सीता के दिन गुजरने लगे थे। उसे इन दिनों निखिल की याद बहुत ज्यादा आती थी। ऐसे ही सीता कुछ देर को रोई, जिसके बाद उसकी देवरानियां उसे बाहर कुछ देर को टहलने के लिए ले गईं। अभी वो टहल ही रही थी कि तभी वहां निखिल आ गया और अरे नहीं, ये तो भाभी आपको पता है वो वाला रास्ता हमारे क्या हुआ है? अरे ये तो वही लड़का है भाभी। चुप रहो। सीता निखिल से छिप रही थी, लेकिन फिर भी उसे निखिल ने देख लिया और जैसे ही वो उसकी साइड से निकला तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं निखिल, मेरा हाथ छोड़ो। सीता, एक बार मुझसे बात तो कर लो। यहाँ मेरी देवरानियां भी है, हाथ छोड़ो मेरा। चारों देवरानियों ने देख लिया था कि सीता निखिल से खुद को बचा रही है, लेकिन वो कुछ बोली नहीं क्योंकि वो निखिल के पास आने की वजह जानना चाहती थी। इसलिए वो चारों ही समझदारी से
उनकी आंखों से हट गई और छिपकर उन्हें देखने लगी। क्या है, क्यों पकड़ा है मेरा हाथ? भूल जाओ अब मुझे। नहीं भूल सकता। तुम्हारी याद में मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भूल जाऊं ये नहीं हो सकता सीता। देखो सीता, अब तो भगवान ने तुम्हारे पति को भी अपने पास बुला लिया। शायद ये हमारी जिंदगी की शुरुआत का वक्त हो सकता है। चलो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं सीता। तुमने ही मन्नतें मांगी है ना कि मेरा पति ना रहे। तुम्हारी ही काली नजर खा गई मेरे पति को। नहीं सीता, मैं ऐसे कभी नहीं चाहूंगा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मेरी पहली जीत है। बस करो, जानती हूँ मैं उस जीत के बारे में। तो ये बात है भाभी, आप और निखिल दोनों एक दूसरे को पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। अब चारों देवरानियों से छिपाने को कुछ बचा नहीं था। सीता ने उन्हें सब बता दिया, जिसके बाद भाभी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको चाहने वाले इस दुनिया में हैं। हम माँ जी से आपकी शादी की बात करेंगे। पागल हो गई हो, मैं अब कोई शादी नहीं करूंगी। मैं माँ जी के बेटे को खाने वाली एक मनहूस औरत हूँ। मुझे बस ताउम्र ऐसे ही बेरंग रहना डिजर्व करता है। सीता ऐसा बोलकर चली गई। बहुओं ने निखिल से उसका नंबर ले लिया और वो भी उसके पीछे पीछे घर को आ गई। चारों देवरानी अब सोच चुकी थी कि वो अपनी जेठानी की जिंदगी के रंग वापस लाकर रहेंगी और उन्होंने घर जाकर एक प्लान बनाया। ऐसे ही एक हफ्ते के बाद चारों देवरानी अपनी जेठानी को एक खास जगह ले गई जहाँ केक थे और वहाँ लाकर उन्होंने उसके बाल खोल दिए। क्या करिए तुम लोग, आपका श्रृंगार आज एक खास दिन है। नहीं, मेरी जिंदगी में अब इन चीजों का कोई मोल नहीं है। अब वो दौर नहीं है जब विधवा होना एक पाप था। चलिए आप तैयार हो जाइए, आज बहुत ही खास दिन है। चारों देवरानियों ने ऐसा बोलकर सीता के बाल बना दिए और उसे तैयार भी कर दिया। कुछ ही देर के बाद एक खास व्यक्ति आया जो था निखिल, और सीता उसे देखकर रोने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रो नहीं, तुम रोती हो तो मेरा दिल रोने लगता है। भाभी, हम आपकी यहाँ निखिल भाई से मंगनी करवाने को लाए हैं। अपनी जिंदगी को एक मौका दो, वो बहुत अच्छे हैं। तुमने ये सोच पे कैसे लिया कि मैं इससे मंगनी करूंगी? बोलो, ये तुमने ठीक नहीं किया। सीता ऐसा बोलकर चली गई। उसकी देवरानियां भी उसे रोकती हुई पीछे पीछे चली गई और निखिल यूं ही रह गया। सीता, तुम मेरी थी और हमेशा मेरी रहोगी, चाहे जो हो जाए, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। निखिल भी सीता के पीछे पीछे गया और अरे ओ सीता, ये रंगीन साड़ी क्यों पहनी हुई है तूने? मेरे लिए मैं रंग लेकर आऊंगा अब सीता की जिंदगी में। कौन है रे तू और क्या बोल रहा है? जो बोल रहा हूँ सच ही बोल रहा हूँ। मैं आपकी बहू को पसंद करता हूँ, उससे भी पहले से, जब वो आपकी बहू बनी भी नहीं थी। बस चुप हो जा। और तू मेरी नाक के नीचे ये सब गुल खिलाती है। अब पता चल रहा है कि मेरा बेटा क्यों इस दुनिया से चला गया। नहीं माँ, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। और रही बात निखिल की, तो इन्हें भाभी ने नहीं, हमने बुलाया था भाभी से शादी करने को। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे माँ, लेकिन नियति का खेल देखो, इन्हें अलग करके भी अलग नहीं किया गया। तो क्या एक विधवा को ये सब बातें शोभा देती हैं? देती है माँ जी। सोचो, अगर संजय भाई जिंदा होते और भाभी चली जाती तो क्या आप उन्हें भी ऐसी ही ताउम्र कुंवारा रखती या उनकी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश करती? बोलिए। बहू ठीक बोल रही है शारदा, हमें अपनी बहू की खुशी को उसे सौंप देना चाहिए। वीरेंद्र के समझाने पर शारदा भी चुप हो गई। बस फिर क्या था, अब निखिल और सीता का प्यार जीत चुका था। निखिल ने अपने घर में जब सीता की शादी की बात की तो उसके घर वाले भी बिना एक बार सोचे मान गए, क्योंकि उन्होंने निखिल को सीता के बिना वाला हाल देखा था। और सभी की रजामंदी से सीता की सिंपल सी शादी निखिल से हो गई, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन सीता अपने पुराने ससुराल अपनी बहन जैसी देवरानियों से मिलने आती रहती थी, जिन्होंने उसकी सफेद जिंदगी को रंग दिया।